लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि उर्दू में जब ज़ेर ज़बर पेश वगैरह लगाए नहीं जाते हैं तो हम कैसे समझते हैं कि किसी अक्षर पर ज़बर है, ज़ेर है या पेश है। देखिए, लगभग सारी भाषाएं, कुछ एस्पेरेंटो जैसी कुछ ऐसी भाषाएं जो बनाई गई हैं, उनके अलावा लगभग सारी भाषाओं के स्पेलिंग और उनके उच्चारण में धीरे धीरे फ़र्क होने लगता है। ये ज़रूर है कि कुछ भाषाओं में उच्चारण और स्पेलिंग का फ़र्क कम होता है, कुछ भाषाओं में ज़्यादा होता है। अब जैसे आप हिंदी आपकी भाषा है, लेकिन हिंदी पूरी तरह जिसे हम जिस तरह उच्चारण करते हैं बिल्कुल उसी तरह लिखते हैं, या अंग्रेज़ी जिस तरह हम लिखते हैं क्या बिल्कुल उसी तरह उच्चारण करते हैं। जो हिंदी नहीं जानता है, यानी जिसकी मातृभाषा नहीं, जिसने बचपन से हिंदी नहीं पढ़ी है या जिसने बचपन से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी है, और अगर उन्होंने कोई शब्द हिंदी का नहीं देखा है लिखा हुआ, या अंग्रेज़ी का कोई शब्द नहीं देखा है लिखा हुआ, तो बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जिनकी वो सही स्पेलिंग नहीं लिख सकेंगे। तो हमें ऐसे शब्दों के उच्चारण के लिए अंदाज़ ही लगाना पड़ता है, और ये अंदाज़ लगाना एक तरह से कई बार अच्छा भी होता है। अच्छा इस माने में होता है कि हम जब अंदाज़ लगाते हैं तो हम उसमें लॉजिक तलाश करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क का भी विकास होता है। आइए देखते हैं हम कि उर्दू में हम अंदाज़ कैसे लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार अंदाज़ सही हो, कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन जिस तरह हमने हिंदी की बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा शब्द हमें पता होते हैं, या अंग्रेज़ी के हम बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो शब्द हमारी नज़र से बार बार गुज़रते हैं, और जब बार बार गुज़रते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, एक तरह से वो हमें याद हो जाते हैं। इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता कि इनके स्पेलिंग और उच्चारण में इतना फ़र्क है। उसका कारण ये होता है कि हमने ये भाषाएं तो कई साल पढ़ी होती हैं। अब जैसे अंग्रेज़ी आमतौर पे 10-10, 12-12 साल पढ़ते हैं, या हिंदी भी हम पढ़ते ही रहते हैं लगातार 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो हमें बहुत सारे शब्द जो बार बार हमारी नज़र से गुजरे हैं वो हमें एक तरह से याद हो जाते हैं। अच्छा, अब उर्दू क्योंकि आपने बचपन से नहीं पढ़ी है, उर्दू अभी आपने सीखना शुरू की है, और उसमें भी आप कितनी देर पढ़ते हैं? जितनी देर वीडियो देखते हैं उतनी देर पढ़ते हैं, या एक आध घंटा प्रैक्टिस करते होंगे। तो चूँकि अभी आपको उर्दू पढ़ते हुए जो कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और ज़्यादा शब्द नहीं आपकी नज़र से गुजरे हैं, इसलिए आपको ये परेशानी होती है। जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा उर्दू पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अभ्यास होता चले जाएगा, और उतना ही ज़्यादा आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज़ेर है, कहाँ पर ज़बर है, कहाँ पर पेश है। तो आइए देखते हैं हम इसके कुछ उदाहरण। देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप क्या अंदाज़ लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ अंदाज़ नहीं लगा सके तो आइए इस वाक्य में देखिए। अब ये क्या हो सकता है? जैसे ये अगर आपने पढ़ लिया है हमारे, और फिर ये है का नाम भारत है, ये अगर आपने पढ़ लिया, आपको इसका अंदाज़ लगाना है। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये शब्द आपका पहले से सुना हुआ है, आप एक अंदाज़ लगाते हैं, आप एक अंदाज़ लगा लेंगे कि ये मुल्क हो सकता है, मुल्क हो सकता है। जब आपने ये अंदाज़ लगा लिया कि मुल्क है,
तो जाहिर सी बात है कि ये मीम पर पेश ही होगा, क्योंकि तभी मुल्क बनेगा। ठीक। लेकिन अगर कहीं पर आपको सिर्फ ये शब्द लिखा हुआ है मिलेगा, सिर्फ यही शब्द लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप इसे क्या पढ़ेंगे? इसे आप मुल्क ही पढ़ेंगे। भले ही लिखने वाले ने कुछ और लिखा हो, लेकिन आप इसे मुल्क पढ़ेंगे। उसका कारण ये है कि मुल्क शब्द चूँकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आप इस शब्द से परिचित भी हैं, इसलिए आप अंदाज़ लगाएंगे कि ये मुल्क ही होगा। ठीक। लेकिन अगर ये मुल्क नहीं है, कुछ और शब्द है और सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, तो अब जिसने लिखा, तो इसमें ज़रूरी है कि इसमें ज़ेर ज़बर पेश लगे। ये अगर पेश है इस पर, मीम पर है, तो ये हो गया मुल्क, तो ये मुल्क ही होगा। बाकी के आप अंदाज़ लगा लेंगे। लेकिन एक और शब्द है जिसमें, उसमें भी ये 4 अक्षर हैं, यही 3 अक्षर हैं। वो शब्द क्या है? वो शब्द है मलिक। मलिक का मतलब होता है बादशाह, राजा, मलिक। तो अब मलिक उतना आम बोलचाल का उतना शब्द नहीं है, तो ये आपको इसे पहचानने में ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन अगर आप अब मलिक में मीम पर, अब मीम पर ज़बर है, लाम के नीचे ज़ेर है, तो ये हो गया मलिक। ये एक और शब्द भी हो सकता है, ये हो सकता है कोई और शब्द हो। अब ये क्या शब्द हो सकता है? एक शब्द ये भी हो सकता है, मलक, मीम ज़बर, लाम ज़बर का मलक। मलक का मतलब हुआ फरिश्ता, एंजल, फरिश्ता। अब ये हो सकता है या तो कोई और शब्द हो, उर्दू का कोई शब्द हो, या हो सकता है, अब चूँकि हम अंग्रेज़ी के भी बहुत सारे शब्द उर्दू हिंदी में लिखने लगे हैं, तो हो सकता है अंग्रेज़ी का हो। अब अगर अंग्रेज़ी का शब्द है तो मिल्क ही होगा, मीम से मिल्क होगा। तो अगर ये मुल्क था तो हमें अंदाज़ लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अब इसी तरह अगर हमने लिखा है और हम बताना चाहते हैं कि ये मुल्क नहीं है, ये मलिक है, तो हमें फिर ये लगाना पड़ेंगे निशान। लेकिन अगर ये शब्द किसी वाक्य में है, तो वाक्य में, अब जैसे इस वाक्य में है, अब ये वाक्य आपने पढ़ लिया, ये शब्द आपको पढ़ना है, तो यहाँ एक वाक्य में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मुल्क के अलावा कोई दूसरा शब्द यहाँ पर फिट नहीं आ सकता। ये मलक नहीं हो सकता, हमारे मलक का नाम भारत है, नहीं हो सकता। मलिक भी नहीं हो सकता, हमारे मलिक का नाम भारत है। और मिल्क भी नहीं हो सकता, हमारे मिल्क का नाम भारत है। ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो हो सकता है वो सिर्फ मुल्क ही हो सकता है। अब जो मुल्क हो सकता है, इसलिए मीम पर सबर होगा ही होगा। तो इस तरह हम कुछ अंदाज लगाते हैं। अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर कोई ऐसा शब्द है जो हमारा पहले का सुना हुआ है, तो हम बिल्कुल अंदाज़ लगा लेंगे कि ये वही शब्द है। कहाँ पर, कहीं पर मलिक है, या कहीं पर मलक है, या कहीं पर मुल्क है। सेंटेंस के हिसाब से हमें अंदाज़ लग जाएगा कि मलक है, मलिक है, या मुल्क है। जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पर मुल्क के अलावा कोई दूसरा शब्द हो ही नहीं सकता। न मलक हो सकता है, न मलिक हो सकता है, इसलिए ये मुल्क है। अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये कमी सिर्फ उर्दू भाषा की है, दूसरी भाषाओं की नहीं है? उसका कारण ये है कि जैसे हिंदी को ले लीजिए या अंग्रेज़ी को ले लीजिए। हिंदी अंग्रेज़ी हम बचपन से ही पढ़ते हैं,
और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ते रहते हैं, तो शब्द हमारी नज़र से बार बार गुजरते हैं और हम उनका उच्चारण सुनते हैं, तो उच्चारण और शब्द दोनों हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। आइए देखते हैं एक उदाहरण हम। या, हा, या, लेकिन हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? हम इसका उच्चारण तो ये करते हैं, उच्चारण के हिसाब से तो ये हुआ, उच्चारण के हिसाब से तो ये हुआ, लेकिन अगर हम ये लिखेंगे तो अगर हम कहीं इस तरह ये लिखा हुआ देखेंगे तो हमारे दिमाग में फ़ौरन ये बात आएगी कि ये गलत स्पेलिंग है। वो इसलिए उच्चारण के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन हमारे दिमाग में फिर क्यों आएगा कि ये गलत स्पेलिंग है? उसकी वजह ये कि हमने जहाँ भी ये लिखा हुआ देखा है, इसका उच्चारण हमने ये सुना है। उसी तरह जहाँ हमने वाह लिखा देखा है, उसका उच्चारण हमने वो सुना है। इसलिए अगर हम इसका उच्चारण वाह सुनेंगे तो एक दिमाग पे जैसे चोट सी लगती है कि ये क्या, ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं, सही प्रोनाउंसिएशन वो है। लेकिन अगर हम ये इस तरह ये लिखा हुआ देखेंगे तो भी हमारे दिमाग पे चोट लगेगी कि ये गलत स्पेलिंग है, जबकि उच्चारण के हिसाब से स्पेलिंग तो सही है, ये तो सही नहीं है। आइए एक और उदाहरण देखें। राम, ये लिखा हुआ राम। अब इसका उच्चारण के हिसाब से तो ये स्पेलिंग सही नहीं है, क्योंकि जो हम उच्चारण कर रहे हैं राम, उच्चारण के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम बोल तो ये रहे हैं और लिख ये रहे हैं। अगर हम ये लिखा हुआ देखेंगे, यानी हलंत के साथ देखेंगे, तो कुछ हमें लगेगा कि कुछ गलत है, जबकि उच्चारण के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। ये तो हुआ रामा। अब हमारे यहाँ चूँकि हिंदी में होता क्या है कि आखिरी अक्षर जो संयुक्त अक्षर होता है उसका भी उच्चारण ज़्यादातर हलंत की तरह किया जाता है। अब यही चीज़ अगर मान लीजिए कोई कन्नड़ भाषी है, जिसकी भाषा कन्नड़ है और वो हिंदी सीख रहा है, उसने पहले हिंदी में ये शब्द लिखा हुआ नहीं देखा है। पहली बार अगर वो ये शब्द देखेगा लिखा हुआ तो इसका उच्चारण करेगा रामा, राम नहीं कहेगा, क्योंकि राम उसके हिसाब से ये है। उसी तरह एक शब्द देखिए, गोमती। हमने ये शब्द गोमती इस तरह लिखा हुआ देखा है और इसका उच्चारण भी हमने गोमती ही सुना है, इसलिए हमें लगता है कि ये गोमती ही है, जबकि हम जो उच्चारण कर रहे हैं उसके हिसाब से ये सही है, उसके हिसाब से ये सही है। लेकिन अगर हम ये लिखा हुआ देखेंगे तो हमें एकदम से लगेगा, दिमाग में आएगा कि ये गलत स्पेलिंग है, क्योंकि हमने जब भी इसे लिखा हुआ देखा है और उच्चारण उसका हमने यही देखा है लिखा हुआ। आइए अंग्रेजी का एक उदाहरण देखें, यानी ज़ेर ज़बर पेश वगैरह, यानी जो कि अंग्रेजी के नॉवेल्स कह लीजिए। एक उदाहरण ए का ले लीजिए। अब ये 4 शब्द लिखे हुए हैं, चारों शब्दों में एक का उच्चारण अलग है, चारों शब्दों में एक का उच्चारण अलग है। फादर, यहाँ ए का उच्चारण आ की तरह है। फैक्ट, ए का उच्चारण ए की तरह है। फेस, ए का उच्चारण ए की तरह है। फेयर, ए का उच्चारण ए की तरह है। अब जो
अंग्रेज़ी सीख रहा है, जिसने अंग्रेज़ी सीखी और उसने अगर ये शब्द पहले लिखे हुए नहीं देखे हैं, ये शब्द अगर उसने सही पहले लिखे हुए नहीं देखे हैं और वो ये शब्द सुनेगा तो स्पेलिंग में गलती कर सकता, उसे स्पेलिंग में गलती होगी, क्योंकि ये जो वॉवल्स हैं ये उसे नहीं समझा पाएंगे कि यहाँ पर इसका उच्चारण क्या हो रहा है। इसी तरह उर्दू में अगर आपने शब्द पहले सुने नहीं हैं, पहले देखे, आपने पहले लिखे हुए देखे नहीं हैं, तो पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो आपको परेशानी होगी उसे समझने में कि वो क्या शब्द है। तो इसलिए हम जो पढ़ते हैं ज़्यादातर वो हमें, चूँकि हमने बार बार पढ़ा होता है, शब्द लिखा हुआ देखा है, फिर हमने उसका उच्चारण सुना है, बार बार ऐसा होता है, तो एक तरह से वो पूरे के पूरे शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, इसलिए हम उन्हें जल्दी पढ़ने लगते हैं। शुरू में जब आप उर्दू सीख रहे हैं तो या कोई भी भाषा सीखते हैं, हम धीरे धीरे वो उसे इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें हिज्जे करना पड़ती है। फिर धीरे धीरे एक स्टेज वो आती है कि हिज्जे की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, बस हम उसे पढ़ते चले जाते हैं। तो यही चीज़ उर्दू के साथ है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा शब्द आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, उतनी ज़्यादा आप पढ़ लेंगे। फिर आपको ये परेशानी ज़्यादा नहीं होगी कि किसी शब्द पर किसी अक्षर पर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, क्योंकि अगर आपका मुल्क आपके समझ में आ गया है तो फिर जाहिर सी बात है कि मुँह मीम पर जब पेश होगा तभी मुँह की आवाज़ आएगी। या मलिक है, बिलाम के नीचे ज़ेर तभी होगा जब वहाँ ली की आवाज़ आएगी। अगर ली की आवाज़ है तो वहाँ ज़ेर होगा ही होगा। तो इस तरह इस समस्या का हल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितना ही ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आप इस समस्या को अच्छी तरह हल कर सकेंगे।